हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी खोज कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी का जो कफ चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके पार्ट 2 में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कफ क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो क्लासिफिकेशन देखे थे उसको आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज के इस लेक्चर का वो है फेरेंजियल डिमलसेंट। हमने बताया था फेरेंजियल डिमलसेंट के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन बताया था, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो इसमें आपका पहला जो आता है उसको हम कहते हैं लोजेंजेज और कुछ कफ ड्रॉप इसके अंदर मैंने बताया था। तो अब ये फेरेंजियल डिमलसेंट कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है। तो बेसिकली जो फेरेंजियल डिमलसेंट जो होते हैं ये क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्लो ऑफ सलाइवा। किस चीज़ को? फ्लो ऑफ सलाइवा। सलाइवा के फ्लो को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, जिससे सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। और ये क्या करता है, फेरेंजियल म्यूकोसा को अफेक्ट करता है। फेरेंजियल म्यूकोसा को अफेक्ट करके सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिससे फेरेंजियल म्यूकोसा अफेक्टेड होता है। अब ये जो ड्राई कफ होते हैं, जितने भी ड्राई कफ होते हैं उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि फेरेंजियल डिमलसेंट ही दे। जितने भी ड्राई कफ हुए उसमें फेरेंजियल डिमलसेंट देते हैं। और ड्राई कफ क्यों होता है? क्योंकि फेरेंजियल म्यूकोसा में क्या होता है, इरिटेशन होता है। अब ये इरिटेशन को कौन कम करेगा? ये इस इरिटेशन को फेरेंजियल डिमलसेंट कम करेगा और हमें कफ से रिलीफ मिलेगी। क्या करेगी? कफ से रिलीफ मिलेगी। जैसे कि हम कुछ कैंडी शुगर ले लेते हैं, जो चॉकलेट वगैरह होता है, बिक्स वगैरह, कैंडी शुगर हो गया, या फ्यू ड्रॉप ऑफ मेलन, लेमन, नींबू का जो कुछ ड्रॉप होता है उसको ले ले, या कैंडी शुगर ले ले। अब इससे क्या होगा, जैसे ही कैंडी शुगर को मुंह में रखेंगे या नींबू रखेंगे तो हमारा सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज करता है। जैसे ही सलाइवा का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो जो भी इरिटेंट हमारे प्रेजेंट है हमारे फेरेंजियल म्यूकोसा में, उससे रिलीफ मिलेगी और कफ नहीं होगा। तो ये पहला फेरेंजियल डिमलसेंट का काम है। सेकेंड में हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टोरेंट। सेकेंड में हम एक्सपेक्टोरेंट देखने वाले हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट पे आप याद कीजिए कि पिछले क्लास में हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में कि एक्सपेक्टोरेंट जो होता है इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहांसर, जिसमें हम बताए थे सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है, पोटेशियम आयोडेट की बात करे थे, और उसके बाद वाइफेरिन की बात करे थे। तो ये था आपका ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहांसर। एक था म्यूकोलाइटिक में। तो म्यूकोलाइटिक में आपको हमको बात किए थे ब्रोनहेक्सिन, एमरोक्जोल, एमरोडोल, कार्बोसिस्टीन, इन सब के बारे में बात किया था। अब हम डिटेल में जानते हैं कि ये एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है और इसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो एक्सपेक्टोरेंट जो होता है ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जो सिक्रेशन होते हैं, जो भी सिक्रेशन होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो भी सिक्रेशन होते हैं उस सिक्रेशन को क्या करता है, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। सिक्रेशन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। और ये क्या करता है, जो म्यूकोसा में जो इरिटेंट प्रेजेंट है उसको कवर करता है, मतलब कि ढक देता है, जिससे कि हमें खांसी नहीं होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो सिक्रेशन होता है, जो भी सिक्रेट हो रहा है वो लेस विसिड, मतलब कि बहुत कम चिपचिपा टाइप का होता है, बहुत पतला होता है। और जिससे क्या होता है कि जो कफ होता है वो आसानी से बाहर आ जाता है। क्या होता है, कफ आसानी से बाहर आ जाता है। लेस विसिड होता है जिससे कफ आसानी से बाहर आ जाता है। इसमें एक्सपेक्टोरेंट में कुछ है, जैसे कि डायरेक्ट, एक टर्म है डायरेक्ट स्टिमुलेंट। ये डायरेक्ट स्टिमुलेंट का क्या काम है? ये जो डायरेक्ट स्टिमुलेंट होता है इसमें कुछ जैसे कि वोलेटाइल ऑयल की बात करें, वोलेटाइल ऑयल या अल्कोहल हो गया, बोलते हैं ना अल्कोहल पीने से भी खांसी चली जाती है, तो अल्कोहल हो गया। उसके बाद सीडर वुड ऑयल हो गया, ये तीनों को अगर हम इनहेल करेंगे स्टीम के साथ, इस तीनों को अगर हम इनहेल करेंगे स्टीम के साथ, तो क्या होता है कि ये आपके रिस्पायरेटरी सिक्रेशन को इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? रिस्पायरेटरी सिक्रेशन को इंक्रीज करेगी, जिससे कि वो क्या कर देगा, म्यूकस का जो इरिटेंट है उसको कवर कर देगा। कवर करता है म्यूकस के इरिटेंट को कवर करता है, जिससे कि हमें खांसी नहीं होती है। तो ये डायरेक्ट स्टिमुलेंट का काम है।
दूसरा है रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट, दूसरा है रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट। अब ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट क्या है, तो कुछ गैस्ट्रिक इरिटेंट होती है, मतलब कि GERD वगैरह हो गया, एलर्जी टाइप का, उसके वजह से भी खांसी होती है। तो गैस्ट्रिक इरिटेंट होता है, पेट से कुछ दिक्कत होती है, नोजिया वोमिटिंग टाइप का जो फीलिंग आता है, या कुछ गैस बनता है, तो उस समय भी कफ होती है। तो गैस्ट्रिक इरिटेंट एंड रिफ्लेक्स जो है वो इंक्रीज करती है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को। एंड थर्ड जो है दैट इज ग्वाइफेनिज। क्या है? ग्वाइफेनिज। ग्वाइफेनिज की बात करें तो ग्वाइफेनिज बेसिकली क्या है? ग्वाइफेनिज जो होता है एक प्लांट प्रोडक्ट है। अब ये प्लांट से ऑब्टेन होता है ये ग्वाइफेनिज। ये एक प्लांट प्रोडक्ट है जो इन्हेंस करती है किस चीज़ को? ये ग्वाइफेनिज जो है इन्हांस करती है ब्रोंकियल सिक्रेशन। हमारे ब्रोंकियल में कुछ सिक्रेशन होती है, उसको इन्हेंस करती है और म्यूकोसिलियरी फॉर्मेशन करती है। म्यूकोसिलियरी फॉर्मेशन करती है। अब म्यूकोसिलियरी फॉर्मेशन करने के बाद क्या होता है? जो होता है इरिटेंट को रिमूव कर देती है। जो इरिटेंट प्रेजेंट है हमारे म्यूकस में उसको रिमूव कर देती है, जिससे कि कफ हमें नहीं होता है। तो हम ये एक्सपेक्टोरेंट की बात कर रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक क्या होता है? अब हम बात करने वाले हैं म्यूकोलाइटिक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग दैट इज म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक से ही समझ में आ रहा है, म्यूकस को तोड़ने वाला जो ड्रग्स होता है उसको म्यूकोलाइटिक कहते हैं। अब ये कौन कौन से ड्रग्स होते हैं? तो सबसे पहले म्यूकोलाइटिक में आपको बताया था ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्जोल, एम्ब्रोडोल, एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, ये सब जो है म्यूकोलाइटिक होते हैं। तो म्यूकोलाइटिक क्या काम करता है? तो क्या होता है ना, रिस्पायरेटरी डिजीज में क्या होता है, बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिजीज में ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो क्या करते हैं? लार्ज पॉलीमर फॉर्म करते हैं। किसका? प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा प्रोटीन का जो रिस्पायरेटरी डिजीज में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो लार्ज पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का, जिससे क्या होता है? जो प्रेजेंट होता है ऑक्सीडेट फॉर्म। क्या किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ऑक्सीडेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जिससे सिक्रेशन जो होता है थिक और विसिड हो जाता है। जो सिक्रेशन है जो रिलीज हो रहा है म्यूकस, वो सिक्रेशन जो होता है थिक और विसिड हो जाता है, मतलब कि बहुत चिपचिपा टाइप का हो जाता है और मोटा हो जाता है। अब चिपचिपा टाइप का और मोटा टाइप का अगर म्यूकस होगा तो कफ तो होंगे ही और कफ रिलीज होंगे ही। तो यहाँ पे जो म्यूकोलाइटिक होता है वो मोटा कफ को जो होता है, मोटा स्पुटम जो होता है उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। मतलब म्यूकस को जो ब्रेक डाउन करे उसी को ही म्यूकोलाइटिक ड्रग कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसी ड्रग देते हैं जो म्यूकस को तोड़ देते हैं। और म्यूकोलाइटिक ड्रग क्या करता है? ये लिक्विफाई करता है स्पुटम को। लिक्विफाई स्पुटम, ये स्पुटम को लिक्विफाई कर देता है, तोड़ देता है, और लेस विसिड मतलब बहुत कम चिपचिपा टाइप का बनता है। ये जो म्यूकस होते हैं बहुत चिपचिपा टाइप का होता है, और ये इसलिए क्या होता है, ये बाहर इजीली एक्सपोर्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि बाहर निकल जाते हैं, इजीली एक्सपेक्टोरेंट, और ये इजीली बाहर निकल जाते हैं, म्यूकोलाइटिक है। और म्यूकोलाइटिक ड्रग्स में हमें बताया था कौन कौन से होता है? ब्रोमहेक्सिन। इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ब्रोमहेक्सिन क्या होता है? बेसिकली जो ब्रोमहेक्सिन है ये प्लांट एडोटोडा वेसिका से मिलता है, और ये क्या करता है? लिबरेट करते हैं किस चीज़ को? लाइजोजोमल एंजाइम। लिबरेट लाइजोजोमल एंजाइम। जो लाइजोजोमल एंजाइम होता है उसको लिबरेट करते हैं, जो डाइजेस्ट करता है म्यूकस पॉलीसेकेराइड। म्यूकस पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करता है, और जिससे क्या होता है? स्पुटम की विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अब स्पुटम जो है वो रिलीज करता है कफ। क्या करता है इसके बाद? स्पुटम जो है वो कफ को रिलीज करता है। स्पुटम जो है कफ को रिलीज करता है, जिससे कि जो कफ होता है बहुत ही थका हुआ हो जाता है, मतलब कि टायरिंग हो जाता है, और प्रोडक्टिव हो जाता है। ये कफ प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव कफ को हमें क्या करना चाहिए? डिप्रेस नहीं करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो कफ प्रोडक्टिव हो जाता है। जो ब्रोमहेक्सिन है ये एक और काम करता है कि ये डिपोलराइज करता है किस चीज़ को? डिपोलराइज करता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड को। किस चीज़ को? म्यूकोपॉलीसेकेराइड को डिपोलराइज करता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड को डिपोलराइज करता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं ब्रोमहेक्सिन के, जैसे कि राइनोरिया एंड लैक्रिमेशन, नाक बहना और आंसू आना,
ये साइड इफेक्ट है ब्रोमहेक्सिन के। इसका डोज भी अब अगर लिखना चाहे तो डोज इसका आप लिख सकते हैं एग्जाम में 8 से 16 मिलीग्राम थ्राइस डे, TDS थ्राइस अ डे आप ब्रोमहेक्सिन को दे सकते हैं। ये है म्यूकोलाइटिक का ब्रोमहेक्सिन। उसके बाद सेकेंड ड्रग है, छोटा छोटा ड्रग्स है और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एमरोक्जल। एमरोक्जल जो ड्रग्स होता है बेसिकली ये ब्रोमहेक्सिन से ही मेटाबोलाइज होता है। ये ब्रोमहेक्सिन से ही मेटाबोलाइज होता है ब्रोमहेक्जल। ये इसका भी सिमिलर म्यूकोलाइटिक एक्शन है एज कम्पेयर टू ब्रोमहेक्सिन। जिस तरह ब्रोमहेक्सिन काम करता है उसी तरह ये भी काम करता है। इसका डोज आप लिख लीजिए 15 से 30 mg TDS, इसको भी TDS में दिया जाएगा। इसके बाद एक और ड्रग्स है डैट इज एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन की बात करें तो एसिटाइल सिस्टीन जो होता है, अब देखिए स्पूटम में ना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। जो भी स्पूटम होते हैं उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बहुत सारे बॉन्ड से मिलके ही वो स्पूटम बने होते हैं। तो जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं म्यूकस में, उसको ये जो एसिटाइल सिस्टम है वो ओपन कर देता है, खोल देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब कि ओपन कर देता है एसिटाइल सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड को म्यूकस में, जिससे क्या होता है कि म्यूकस का जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी जो होता है चिपचिपापन, वो डिक्रीज कम हो जाता है, जिससे कि कफ इजीली बाहर आ जाता है, इजीली कम आउट, कफ इजीली कम आउट हो जाता है। इसके बाद और है एक ड्रग्स कार्बोसिस्टीन। कार्बोसिस्टीन ये म्यूकोलाइटिक ड्रग है। ये कार्बोसिस्टीन क्या होता है, जो कार्बोसिस्टीन है ये भी क्या करवाता है, इसके पास भी म्यूकस के पास डाइसल्फाइड बॉन्ड तो होते ही हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है उस वो ब्रेक कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो स्पूटम जो है, जो मैंने ऊपर बताया था, स्पूटम जो है वो लेस विसियस हो जाएगा, जिससे कि कफ टायरिंग और प्रोडक्टिव हो जाएगी, जिससे आसानी से ये बाहर आ जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें नौसिया, वोमिटिंग एंड ब्रोंकोस्पाइज, ये था कार्बोसिस्टीन। इसके बाद आपको हम बताने वाले एंटीटसिव ड्रग। एंटीटसिव ड्रग क्या होता है, तो चौथा जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था एंटीटसिव ड्रग, इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, ऑपवाइड, नॉन ऑपवाइड और एंटी हिस्टामिन आ जाते हैं। तो एंटीटसिव जो होता है ड्रग्स, ये क्या है, आपका सेंट्रल कफ सप्रेसेंट है। सेंट्रल कफ सप्रेसेंट के नाम से जाना जाता है एंटीटसिव। जो एंटीटसिव होता है बेसिकली इसका काम क्या है, जो सेंट्रल कफ सप्रेसेंट, इसको तो हम बोलते हैं सेंट्रल कफ सप्रेसेंट, और ये क्या करता है, डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेड्यूला में जाके ही एक्ट करने लगता है। मेड्यूला है उसमें एक्ट करता है और कफ को इनहिबिट कर देता है, मतलब कि वही से ही कफ को सप्रेस करने का काम कर देता है। हमारे ब्रेन से ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने लगता है कि मतलब कि कफ जो है आपको नहीं होना चाहिए। तो मेड्यूला पर डायरेक्टली एक्ट करता है और इनहिबिट करता है कफ को इन दी मेड्यूला। और ये ड्रग जो होता है बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं और ये रेज करते हैं थ्रेशोल्ड। किस चीज़ को, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड को रेज करते हैं कफ के थ्रेशोल्ड को रेज करते हैं, और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है उसके पेरीफेरी में काम करता है। अगर मान लीजिए ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो इसके पेरीफेरी में ये जो एंटीटसिव है वो काम करता है, जिससे कि टसिव इम्पल्स को पेरीफेरी में काम किया, और टसिव इम्पल्स जो है पेरीफेरी में काम किया, टसिव इम्पल्स जो है उसको ये कम कर देता है, टसिव इम्पल्स को कम कर देता है, और पेरीफेरी पे काम करके ये टसिव इम्पल्स को कम कर देता है, जिससे कि कफ इजली मतलब कि सप्रेस हो जाए। और बेसिकली जो है ये जो होता है ना, नॉन प्रोडक्टिव कफ में यूज किया जाता है। नॉन प्रोडक्टिव कफ, आपको पता है कि नॉन प्रोडक्टिव कफ क्या होता है, तो बेसिकली नॉन प्रोडक्टिव कफ वो कफ होता है जिससे सप्रेस करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे हम अगर एंटीटसिव दे रहे हैं तो ये नेचुरली हमारा ब्रेन ही सप्रेस कर दे रहा है, इस कफ को ब्रेन ही सप्रेस कर दे रहा है, इसलिए नॉन प्रोडक्टिव कफ हम देते हैं इजीली,
और इसको ब्रेन सप्रेस कर देता है। इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है, इसके भी सब क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ऑपवाइड्स। क्या है? ऑपवाइड्स। ऑपवाइड्स के अंदर कुछ ड्रग्स आते हैं, जैसे कि कोडीन। कोडीन कोडीन ड्रग्स के बारे में बढ़ते हैं। ऑपवाइड के अंदर कुछ ड्रग्स आते हैं कोडीन। कोडीन का जो डोज है वो 10 से 15 mg है, 10 से 15 मिलीग्राम है एवरेज 6 आवर पे हम देते हैं। ये क्या करता है? माइल्ड CNS डिप्रेशन करता है, माइल्ड CNS डिप्रेशन करता है। इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, कॉन्स्टिपेशन एंड ड्रॉजीनेस होता है, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। इसके बाद एक और ड्रग्स है, डेट इज इथाइल मॉर्फिन। इथाइल मॉर्फिन, ये इथाइल मॉर्फिन का क्या काम है? ये कोडीन से ही रिलेटेड होते हैं, क्लोजली रिलेटेड टू कोडीन, और इसका काम जो है एंटीटसिव होता है और रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट होते हैं। इसका काम है एंटीटसिव एंड रिस्पायरेटरी डिप्रेस, मतलब कि ब्रेन ही इसको डिप्रेस कर देता है। इथाइल मॉर्फिन जब हम लेते हैं तो कफ को ब्रेन डिप्रेस कर देता है और हमें सिग्नल ही नहीं भेजता है कि आपको कफ करना है। उसके बाद है फॉलकोडीन, थर्ड ड्रग्स जो है इसके अंदर एंटीटसिव के अंदर, डेट इज फॉलकोडीन। अब फॉलकोडीन का क्या काम है? फॉलकोडीन जो होता है एक, इसका क्या होता है? ये एंटीटसिव एक्शन होता है, इसका भी कोडीन की तरह ही काम करता है, ये कोडीन के ही तरह ये भी ड्रग्स काम करता है, लेकिन इसका कोई एनाल्जेसिक और एडिक्टिव लिएबिलिटी नहीं होता है। मतलब कि कोडीन है ना, मार्केट में बिकते तो हैं, शायद बैन हो चुके हैं, तो कोडीन को लोग लेते थे दर्द कम करवाने के लिए, या मतलब कि होते हैं ना ड्रग्स, जैसे अल्कोहल हो गया, उसी तरह कोडीन का लोग यूज करने लगे थे, इसलिए बैन कर दिया गया है। तो लेकिन अब फॉलकोडीन है कोडीन की जगह। फॉलकोडीन में क्या होता है ना, इसमें कोई भी दर्द करने की नो एनाल्जेसिक, मतलब कि कोई भी दर्द करने का रिलीफ, दर्द से रिलीफ नहीं मिलता है, और इसका कोई भी एडिक्शन नहीं करता है फॉलकोडीन का, इसलिए फॉलकोडीन जो है आज के समय में दिया जाता है और इसे ऑरली दिया जाता है, जिससे कि इसका एक्शन जो है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहे। उसके बाद है आपका दूसरा नन ऑपियाइड, दूसरा है नन ऑपियाइड। अब नन ऑपियाइड के अंदर क्या क्या आता है? जो नन ऑपियाइड है इसके अंदर आता है नोस्केपिन। क्या आता है? नोस्केपिन। नोस्केपिन जो ड्रग्स है ये डिप्रेस करता है कफ को डिप्रेस कर देता है, और इसको भी कोई इसका नो एनाल्जेसिक डिपेंडेंट एनाल्जेसिक, और ये पेन को कम नहीं करता है, तो कोई इसे उतना नहीं लेता, कब कोई डिप्रेस करने के लिए लेता है। इसका डोज जो है 15 से 30 मिलीग्राम होता है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो नौसिया हो गया, इसमें ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है, और कोडेन की तरह ही पोटेंट होता है, कोडिन की तरह ही पोटेंट होता काम करता है। एक और ड्रग्स है नन ऑपियाइड में, ये तो नोस्कापिन था, दूसरा है डेक्स्ट्रोमिथाफेरोन। ये बेसिकली डेक्स्ट्रोमिथाफेरोन, जब भी आप कफ सिरप लीजिएगा तो आप देखिएगा उसमें कंपोजिशन 2-3 ड्रग्स क्लासिफिकेशन मिल के ही कोई ड्रग्स बनते हैं, तो इसमें एक डेक्स्ट्रामेथोफेरोन होता है। इसका क्या काम होता है डेक्स्ट्रामेथोफेरोन का? इसका ये काम होता है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली एक्ट करता है और सब कफ को डिप्रेस करने की कोशिश करती है। बेसिकली जब भी ड्राई कफ हो तो हमें फेरेंजियल डिमल्सेंट लेना चाहिए। जैसे ही कोई इस टाइप का कफ हो जो कि सप्रेस करने लायक हो, नॉन प्रोडक्टिव कफ हो, उसको सप्रेस कर देना चाहिए। अगर हम जनरली जो प्रोडक्टिव कफ है उसको सप्रेस करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकती है, और लेकिन नॉन प्रोडक्टिव कफ से इन्फेक्शन नहीं होती है, इसलिए इसको सप्रेस कर देना चाहिए। और ये इसका जो होता है एंटीटसिव एक्शन होता है, इसका एंटीटसिव एक्शन होता है किसके जैसा? कोडिन की तरह। ये सब कोडिन की तरह ही काम करते हैं, एंटीटसिव एक्शन होता है। इसका साइड इफेक्ट है डिजीनेस और नौसिया। उसके डोजेज की बात करें तो ये 10 से 20 mg इसका डोज हम दे सकते हैं। इसके बाद एक और ड्रग्स है डैट इज क्लोरोफेनोडिनोल। क्लोरोफेनोडिनोल ये ड्रग्स जो होता है ये सेंट्रली एक्टिव है, ब्रेन पे ही काम करता है। बेसिकली हम बता रहे हैं एंटीटसिव ड्रग, एंटीटसिव ड्रग्स जो है डायरेक्टली वो ब्रेन पे काम करता है। तो सेंट्रली ये एक्टिव एंटीटसिव होता है। इसका जो होता है ना ऑनसेट स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे काम स्टार्ट करता है, लेकिन
लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि बहुत दिन तक काम कर सकता है, 2 दिन 3 दिन तक ही काम कर सकता है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। स्लो ऑनसेट होता है, ऑनसेट जो होता है वो स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होता है इसका वर्क करना, लेकिन लंबे समय तक ये काम कर सकता है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। बेसिकली माउथ सूख जाएगा अगर इस ड्रग को ले लिया, इसका साइड इफेक्ट होते हैं तो माउथ जो होता है वो सूख जाता है। उसके बाद वर्टिलिगो हो सकता है या इरिटेबिलिटी हो सकती है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। एंड जो लास्ट में है क्लासिफिकेशन, दैट इज एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो एंटी हिस्टामिन्स में तो आपको मैंने बताया था क्लोरफेनोमाइन, डाइफेनोहाइड्रोलाइन एंड प्रोमिथाजिन। कौन कौन सा बताया था, वो पिछले क्लासिफिकेशन में आप देख लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो में आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। एंटी हिस्टामिन की बात कर लेते हैं। जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होते हैं, बेसिकली एंटी हिस्टामिन जो होते हैं ये रिलीफ करते हैं कफ को, जो कफ होते हैं उसको रिलीफ करते हैं बाय सेडेटिव एंड एंटीकोलर्जिक एक्शन, बाय सेडेटिव एंड एंटीकोलर्जिक एक्शन। एंटीकोलर्जिक एक्शन के द्वारा इसको रिलीव करते हैं। सेडेटिव क्या होता है, सूथिंग इफेक्ट होता है, नींद लाने वाले इफेक्ट होता है। जब भी हम एंटी हिस्टामिन जो कफ में लेते हैं तो ये कफ को रिलीव करते हैं बाय सेडेशन, सुला के रिलीव करते हैं। इसमें कोई एक्सपोटेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसमें नो एक्सपोटेंट प्रॉपर्टी, नो एक्सपोटेंट प्रॉपर्टी, इसमें कोई एक्सपोटेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है। और बेसिकली कफ रिस्पायरेटरी एलर्जी, अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई आपको एलर्जी है उसके लिए एंटी हिस्टामिन दिया जाता है। एंटी हिस्टामिन बेसिकली कफ में कोई भी एलर्जी है तो उसके लिए ये आपको एंटी हिस्टामिन दिया जाता है। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर, तो ब्रोंकोडायलेटर में आपका 2 ड्रग्स था। कौन कौन सा ड्रग्स था ब्रोंकोडायलेटर में, सल्बुटामोल और टर्ब्यूटालाइन, 2 ड्रग्स थे, उसके बारे में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से ड्रग्स थे। एक था सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालाइन। सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालाइन, ये 2 ड्रग जो होते हैं ये ब्रोंकोडायलेक्टर होते हैं। अब ब्रोंकोडायलेक्टर का क्या काम है, ये लंग्स में जो मसल होते हैं उसको रिलैक्स करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर जो है लंग्स के मसल को रिलैक्स करते हैं और एक वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। वाइडनिंग द एयरवे को चौड़ा कर देते हैं, ब्रोंकाई को वाइड कर देते हैं, जिससे कि मतलब कफ इजली बाहर आ सके। ये लॉन्ग टर्म कंडीशन के लिए यूज किया जा सकता है। इन्फ्लामेशन हो गया, अस्थमा वगैरह में हम इसको दे सकते हैं इस ब्रोंकोडायलेटर को। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो ये ड्रग्स ऑफ कफ का जो जितना भी ड्रग्स था उसका क्लासिफिकेशन तो मैंने पिछले ही लेक्चर बता दिया था। आज के इस लेक्चर में मैंने सारे ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है उसका डिटेल में थोड़ा बताया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।